उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और इसमें उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि 20 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिलेगी और बारिश में कमी आएगी, लेकिन इससे पहले आज कई इलाकों में काफी तेज बारिश हो सकती है, जिसके बाद प्रशासन की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। ऐसे में यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच चटवा पीपल के पास भी लैंडस्लाइड मुसीबत बनता जा रहा है। यहां पर बड़ी मुश्किल के बाद रोड को खोला गया। कई बड़ी गाड़ियां यहां पर कीचड़ में फंसने लगी, जिससे मशीनों की मदद से जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बीते 3 दिनों से इसी जगह पर रोड बंद होने से सैकड़ों यात्री परेशान कर रहे थे और रोड खुली तो गाड़ियां फंसने लगी। केदारनाथ पैदल रास्ते को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है और अभी तक 60% काम पूरा हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से काम में दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी काम लगातार जारी है। 31 जुलाई को आई आपदा में पैदल रास्ते पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसके बाद सीएम धामी के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है। और चलिए सीधा रुख करते हैं। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, लगातार पैदल रास्तों को भी ठीक किया जा रहा था। लगभग कहा जा रहा है कि 60% काम पूरा भी हो चुका है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? कब तक इस रास्ते की जरिए आवाजाही हो पाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो पिछले माह 31 जुलाई को जो वहाँ पर आपदा आई थी, उसके बाद काफ़ी नुकसान वहाँ पर जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसको हुआ था, और जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड हाईवे है वो भी काफ़ी डैमेज हुआ था। लगभग 11 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्ग, दोनों पैदल मार्ग और सड़क डैमेज हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो केदारनाथ की पूरी वैली है काफ़ी कठिन जगह है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है और लगातार वहाँ पर बारिश हो रही पिछले कई दिनों से, और उससे कई बार स्लाइडिंग भी होती है, बोल्डर भी गिरते हैं। और इस बीच भी वहाँ पर भारी संख्या पर वहाँ पे मजदूर लगे हैं और डीडीएमए द्वारा वहाँ पर रास्ते का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी खबर यह है कि लगभग 60% जो कार्य है वो पैदल मार्ग का पूरा हो चुका है। और लगभग जो 3-4 पॉइंट जो थे, जैसे भीमबली, लिंचौली, छोटी लिंचौली, वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज सड़क मार्ग हुआ था और वास आउट वहां पे सड़क हो गई थी। लेकिन अब वहां पर लगभग 4 से 5 मीटर तक का रास्ता वहां पे तैयार किया जा रहा है। और जो अभी जो यात्रा है दूसरे चरण की, वो बिल्कुल अपनी रफ्तार पकड़ ली यात्रा ने, क्योंकि अब प्रत्येक दिन 3 से 4 हजार, उससे भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा के लिए पहुंचे भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि अब धीरे धीरे जो मार्ग है पैदल मार्ग, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी आवागमन में घोड़े खच्चरों के लिए, अब वो धीरे धीरे वो मार्ग तैयार हो रहा है और जल्दी ही ये बताया जा रहा है कि जल्दी ही पूरा मार्ग तैयार कर लिया जाएगा। और जहां तक मौसम की बात है तो आप देख सकते हैं कि मौसम फिलहाल जो सुबह था यहाँ पे कोहरा लगा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे अभी मौसम साफ हो रहा है और कोहरा हट चुका है और कहीं ना कहीं बादल भी अब साफ हो रहे हैं आसमान से। लेकिन जो आज मौसम की जो बात है, काफी राहत दिन भर तक मिल सकती है। लेकिन जो अलर्ट था सुबह बारिश का रुद्रप्रयाग में भी और चमोली जनपद में भी, वो लगभग अब ये है कि मौसम काफी साफ होता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संदीप प्रसाद। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड की बदहाली आदि कैलाश यात्रा पर भारी पड़ रही है। हालात ये हो चुके हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी यात्रा शुरू नहीं हो पा रही है, जिससे यात्रियों की दिक्कत के साथ पर्यटन कारोबार भी चौपट हो रहा है। मॉनसून सीजन के बाद 2 सितंबर से आदि कैलाश यात्रा का आगाज होना था। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड की बदहाली ने श्रद्धालुओं को निराश कर दिया है। हालात ये हैं कि श्रद्धालुओं को इनर लाइन पास नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि रोड पर हो रही लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने इनर लाइन पास जारी करने पर रोक लगाई है। अब पता नहीं लग रहा हमें तो, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि कल भी मिलेगा कि नहीं। अब हम ऐसे कितने आगे दिन तक बढ़ाएं अपना काम को, तो बस यही है, वेट एंड वॉच क्या कर सकते हैं। बजट लाए थे 20,000 का, टोटल अभी तक 20 से 25,000 रुपये खर्च हो चुका है। अब आगे पता नहीं और कितना खर्च होगा, समय वेस्ट हो रहा है, सब कुछ है। यात्रा रुकने से श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों से तो 2-4 होना ही पड़ रहा है। ऐसे कई श्रद्धालु हैं जिन्हें यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। बॉर्डर के इस अहम रोड में बीते दिनों कई बड़ी लैंडस्लाइड हुए, जिस कारण इस रोड पर सफर करना बेहद खतरनाक है। लगातार खराब मौसम भी यात्रा की राह में रोड़ा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीते दिनों दर्जनों यात्री रास्ते में फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकालना पड़ा था। अभी जो है रोड थोड़ा सेंसिटिव बनी हुई है, लेकिन हम फिर भी इनर लाइन परमिट जारी कर रहे हैं जैसे जैसे रोड खुल रही है उस आधार पर। वर्तमान में रोड बंद है, तो जैसे ही रोड खुलती है इनर लाइन परमिट के जो भी बैचेज होते हैं उनको हम बैचेज में उनको जारी करते हैं। बीते साल पीएम मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद ये इलाका पूरे देश में चर्चित हुआ है। यही वजह है कि अब देश भर से यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, लेकिन खतरनाक लिपुलेख रोड की वजह से निराशा हाथ लग रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर से अगली खबर है। यहाँ पर बागेश्वर अल्मोड़ा नेशनल हाईवे 309A के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। कंगाट छीना से बिलौना तक फर्स्ट फेज का काम हो रहा है। स्थानीय लोगों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सीमेंट और रेत की जगह लाल मिट्टी मिलने का भी आरोप लगाया है। सुष्मिता थापा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुष्मिता, कई तरह के आरोप इस निर्माण कार्य को लेकर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है और प्रशासन से क्या मांग की जा रही है? यहाँ वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो ये NH हाईवे है जो बागेश्वर और अल्मोड़ा के बीच का जो एरिया है, फर्स्ट फेज का काम इसमें चल रहा है चौड़ीकरण का। तो इस बीच लगातार जब से काम शुरू हुआ है तब से लगातार इसमें सवाल उठ रहे हैं गुणवत्ता को लेकर। तो उसमें देखा गया बीच में कि कई बार इसमें जो रेता और सीमेंट है उसकी जगह पे जो है लोकल जो लाल मिट्टी होती है उसका यूज किया जा रहा है। उसके बाद इसमें कई लोगों ने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन्होंने इसका वीडियो बनाकर भी प्रशासन को और अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासन ने इसमें संज्ञान भी लिया। लेकिन फिर जो हालत है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। जो सड़क है ये 472 करोड़ की लागत से ये जो सड़क है ये बन रही है और इस सड़क के चौड़ीकरण से काफी फायदा भी बागेश्वर को होगा, क्योंकि मानस खंड से ये बागेश्वर को जोड़ेगा और पर्यटन से भी जो बागेश्वर है इसको ये जोड़ेगा। लेकिन जो सड़क की हालत है आप देख सकते हैं भी निर्माण कार्य में इतनी गुणवत्ता नहीं आ पा रही जितना उसमें आना चाहिए। और बीच में इसी शिकायत को लेके अजय टमटा से भी इस क्षेत्र के ग्रामीण मिले थे। अजय टमटा इसमें उन्होंने भी इसमें जांच के आदेश दिए और जो सड़क की गुणवत्ता है उस पर अच्छा काम करने के निर्देश उन्होंने इसमें भी दिए थे। उसके बाद भी लेकिन जो समस्या है जिसकी तरह बनी हुई है और लोग इसमें हर दिन अलग अलग समस्या लेके प्रशासन के पास आ रहे हैं और उस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लाल मिट्टी है उसी से ही पूरी जो दीवार है उसकी चिनाई कर दी गई है और उसके आसपास जो नालियां बनी है उसमें भी उसी जो मिट्टी है उसको पूरी तरह पोत दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें सवाल खड़ा है कि किस तरीके से जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है। और 472 करोड़ के प्रोजेक्ट ये है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो कहीं पे ये जो प्रोजेक्ट है वो सफल होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से आपने जानकारी दी सुष्मिता। बढ़ते हैं आगे और चमोली की बात करते हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बद्रीनाथ धाम की ओर से जा रही एक टाटा सुमो मारवाड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई, जिससे इसमें बैठी सवारियों की जान पर बन आई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला है। मारवाड़ी के पास कबर बनाए गए हैं जिसकी वजह से सड़क संकरी हो गई है और गाड़ियां अचानक बारिश के चलते कीचड़ में फिसल गई, हवा में लटक गई थी और खाई में जाने से बच गई। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर आबकारी विभाग के कमिश्नर हरिचंद्र सिंहवाल और देहरादून के डीएम सवीन बंसल ठगी का शिकार हो गए। दरअसल देहरादून समेत
प्रदेश के कई शहरों से शराब की दुकानों में जमकर ओवर रेटिंग की शिकायत लंबे वक्त से आ रही थी और इसके बाद बुधवार शाम को जिलाधिकारी सवीन बंसल और आबकारी कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल अलग अलग दुकानों में शराब खरीदने पहुंच गए। एक दुकान में सेल्समैन ने डीएम से शराब की बोतल में छपी कीमत से 20 रुपए ज्यादा वसूल किए तो कमिश्नर सेमवाल ने राजधानी की सबसे बिजी राजपुर रोड की 3 अलग अलग दुकानों से खरीदारी की। उनसे भी ज्यादा कीमत वसूली गई। कमिश्नर ने तीनों दुकानों पर जुर्माना ठोकने के अलावा उन्हें सील करने के लिए निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुछ समय पहले ही प्रदेश की शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर्स ओवर रेटिंग जैसी गड़बड़ पकड़ने के लिए उतरे और कई दुकानों पर पेनल्टी लगाई गई, लेकिन उसके बाद भी दुकानों में ओवर रेटिंग का खेल चलता रहा। एक बार फिर से बुधवार शाम को बड़े अधिकारियों ने इसको पकड़ा है। सूत्र बताते हैं कि शराब के दाम में ओवर राइटिंग का खेल बहुत पुराना है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ऋषिकेश में भी शराब को लेकर कार्रवाई हुई है। यहां पर आबकारी विभाग ने रूषा फार्म क्षेत्र में छापेमारी की है और कच्ची शराब बनाने का पूरा सिस्टम ध्वस्त किया। यहां पर जमुनी देवी के घर पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। यहां पर 100 किलो लाहन और 15 लीटर से ज्यादा की कच्ची शराब बरामद हुई है, जिसे नष्ट कर दिया गया। विभाग ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर और हरबरपुर क्षेत्र में कूड़े के निस्तारण को लेकर लंबे वक्त से समस्या बनी हुई है। 2 सालों से कूड़ा विकासनगर में ही अस्थायी रूप से डंप किया जा रहा है। करोड़ों की लागत वाली रिफ्यूज कंपैक्टर मशीन शोपीस बनकर रह गई है। नगर पालिका ने तिरपाल लगाकर इसे ढक दिया है। अब ये मशीन धूल फांक रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार नगर पालिका मशीन का इस्तेमाल कूड़ा जाने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। विकासनगर से कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रिफ्यूज कंपैक्टर की जो मशीन है वो लगातार खराब चल रही है, जिसके चलते मशीन तो ठीक है लेकिन कहा जा रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है और परेशानी लोगों को उतनी हो रही है कूड़ा डंप करने में। कुलदीप, क्या कुछ समस्याएं हैं, जरा विस्तार से बताइए और क्या मांग है गांव वालों की? जी, कूड़े समस्या की यदि बात करें तो पछुआ दून में लगातार ये समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है। वो चाहे फिर आप हरपरपुर नगर पालिका की बात करें चाहे फिर विकासनगर नगर पालिका की। और पहले 2 वर्ष से पहले की अगर बात करें तो कूड़ा जो है एक रिफ्यूज कंपैक्टर मशीन के माध्यम से उसे शीशम बाड़ा ले जाया जाता था, लेकिन अब 2 साल से अस्थायी रूप से उसका डंपिंग जो है वो विकासनगर में ही की जा रही है। ऐसे में अब जो मशीन है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बड़ी लागत से जो मशीन लाई गई थी उसका उपयोग विभाग क्यों नहीं कर पा रहा है और उसको विभाग ने इस तरीके से पैक कर दिया मानो जैसे एक शो पीस, खाली एक शो पीस बनकर रह गई है। अब लगातार लोग उस पर सवाल कर रहे हैं कि विभाग आखिर इस पर क्यों इसका सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका कुलदीप। बढ़ते हैं आगे। और सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया है, लेकिन हल्द्वानी में इस दौरान कुछ युवक चलती कारों में स्टंटबाजी करते नजर आए। युवकों ने ऑडी और BMW जैसी कारों में बैठकर स्टंटबाजी का वीडियो बनाया, जिसे बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने ऐसे 3 लड़कों को गिरफ्तार कर उनका चालान काटा है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के डालियो गांव में पिछले कई दिनों से चहलकदमी कर रहा गुलदार आखिरकार वन विभाग टीम की पकड़ में आ गया। स्थानीय लोगों ने कई दिनों से गुलदार के मूवमेंट को लेकर खबर भी दी थी, साथ ही अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। बुधवार को वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ा और फिर उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया।
दुष्कर्म के मामले में फंसे नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को कभी भी नैनीताल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। 17 दिसंबर तक प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करनी है। हालांकि पूर्व में मुकेश बोरा को कोर्ट ने फौरी राहत जरूर दी थी। कोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि हाईकोर्ट की पावर से जांच में बाधा पहुंच रही है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आरोपी पर गंभीर आरोप है, उसकी अभिरक्षा की जरूरत है, ऐसे में जांच में बाधा आ सकती है। आपको बता दें कि दुग्ध संघ में ही काम करने वाली एक महिला ने 1 सितंबर 2024 को मुकेश बोरा के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद एक नाबालिग की ओर से भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार के लक्सर से खबर है कि यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की 108वीं बटालियन ने बुधवार को फ्लैग मार्च किया। लक्सर क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के जरिए आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट और पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान गलियों में जवानों ने मूवमेंट किया। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है और इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब एक्टिव है। अब उत्तराखंड पुलिस ने 3 बदमाशों पर 5 लाख का इनाम घोषित करने की तैयारी कर ली है। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश सुभाष और अमन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा। साथ ही उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले सरजीत पर भी 5 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा। ये तीनों ही वारदात के बाद से फरार हैं। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा भी कुछ और बदमाशों पर इनामी राशि बढ़ाई जा सकती है। एक प्रक्रिया है, यदि काफी एफर्ट के बाद भी यदि गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं तो उसे इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो हम 1-2 दिन और प्रयास कर रहे हैं, यदि गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, अन्यथा हम उसको जो है इनाम बढ़ाने की कार्रवाई भी 5 लाख तक की जो है सीमा है, तो उसी में से वो इनाम घोषित करता है। एसएसपी टिहरी के आदेश पर ऋषिकेश में मुनिकीरेती पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया, जिसमें अपने किराएदारों का सत्यापन न करने वाले 56 मकान मालिकों पर चालान की कार्रवाई की गई। उनका 5,60,000 का चालान काटा गया। साथ ही 74 किराएदारों का सत्यापन किया गया। सभी को निर्देशित किया गया था कि जो भी लोग बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं या फिर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इन सभी का 100% वेरिफिकेशन कराया जाए और पूरा थॉरो वेरिफिकेशन कराया जाए कि कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, वो उनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, पूरा थॉरोली सारी चीज़ें वेरीफाई कराई जाएंगी। बीजेपी और कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 25 सितंबर के बाद बीजेपी कैंडिडेट की तलाश में जिलों में ऑब्जर्वर भेजने जा रही है, तो कांग्रेस में भी जल्द ही बड़े फैसले हो सकते हैं। पिछले लंबे समय से टलते जा रहे निकाय चुनाव अब नवंबर के बाद प्रस्तावित है। हालांकि अभी निकायों में आरक्षण तय होना बाकी है। बावजूद इसके बीजेपी कैंडिडेट की तलाश में जुट गई है, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। बीजेपी के पास एक निकाय में कई दावेदार हैं। दूसरे दलों से आए कुछ ऐसे भी दावेदार हैं जिनको निकाय चुनाव में टिकट देने का भरोसा दिलाकर पार्टी में शामिल कराया गया। यहाँ पार्टी नेताओं में तालमेल बैठाना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि आज हमारी पार्टी में एक सीट पर लड़ने वाले कई लोग तैयार हैं और ये हमारे नेतृत्व के द्वारा जो भी प्रत्याशी तय होगा, सभी लोग एकजुट होकर के पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के मन में महत्वाकांक्षा भी होती है। कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है, इसलिए बार बार चुनावों की डेट टालती जा रही है।
ज्योति रौतेला का कहना है कि बीजेपी पहले निकायों में आरक्षण और चुनावों की तारीख का ऐलान करने का साहस दिखाए। को अपने पर्यवेक्षक भेजने से पहले जो निकाय चुनाव की डेट है वो उसको घोषित करना चाहिए सरकार ने, क्योंकि बार बार सरकार डरी रही है, लोगों के उन्होंने काम नहीं कर रहे, उनको पता है कि जनता उनको वोट नहीं देने वाली, तो निकाय चुनाव को बार बार पीछे करते जा रही है। 102 निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। पिछले चुनावों में 19 नवंबर पंचायत, 16 नगर पालिकाओं और 5 निगमों पर बीजेपी जीत दर्ज कराने में सफल रही है। यही जीत अब उसके लिए एक और चुनौती है कि उसे वो कितना बरकरार रखती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश में छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में कैंपस में तालाबंदी की कोशिश की। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव की इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। छात्र संघ अध्यक्ष का आरोप है कि पहले भी समारोह होते रहे हैं, लेकिन इस बार अनुमति नहीं दी गई है। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में छात्र संघ समारोह कराना संभव नहीं है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया था। स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि 30 जून तक आपका कार्यकाल है और 30 जून का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस समय पूरे परिसर में चुनाव का माहौल चल रहा है, सारे छात्र चुनाव तैयारियां कर रहे हैं, कौन कौन लड़ने वाला है वो सब आइडेंटिफाइड हैं। ऐसी स्थिति में जो है कि कोई भी जो है छात्र संघ के कोई भी सांस्कृतिक कार्य को परिसर जो है अनुमति नहीं देता है। ये हमने पहले उनको लिखित उनको दे दिया है। जब हमने उच्च शिक्षा से बात करी तो उच्च शिक्षा का यह कहना था कि हम इसमें पत्र पे लिखने पे बाध्य नहीं है, जो भी बाध्यता है वो कॉलेज के कुलपति पे और कुल सचिव पे वो अपने माध्यम से आपका फंक्शन कराने की अनुमति दे सकते हैं। जब उसके बाद ये वार्ता मौखिक रूप से वार्ता हुई, जब उसकी वार्ता के बाद हमने डायरेक्टर सर से बात करी तो डायरेक्टर सर का ये कहना था कि मैं परमिशन देने में असमर्थ हूँ, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, आपका कार्यकाल 30 जून के बाद खत्म हो चुका है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो गए। महिला कांग्रेस ने अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग में देहरादून में देर शाम कैंडल मार्च निकाला। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन का खतरा। ओपन टनल के पास लैंडस्लाइड के साथ भवनों पर संकट मंडरा रहा। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने गौकशी के एक आरोपी शकील को गिरफ्तार किया। आरोपी शकील लंबे वक्त से फरार चल रहा था। बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्र शामा के कई ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। देहरादून में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने पर कार्रवाई की गई। रुड़की में बदलते मौसम में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। जिले के सभी अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड। देहरादून में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी कि इंटेक ने प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण, नई भर्तियां, पुरानी पेंशन बहाली के साथ कई मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पौड़ी के 63 मेधावी छात्र भारत भ्रमण पर निकले हैं। देवप्रयाग विधायक पिछले 7 सालों से अपने विधानसभा के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर ले जा रहे हैं। रुड़की में फायर सेफ्टी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मॉक ड्रिल भी किया गया। उत्तरकाशी में लगातार हल्की बारिश जारी, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट महसूस